नमस्कार, ये है आवाज टाइम। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर दिन भर की बड़ी, अहम और जरूरी खबरें आपके लिए। सबसे पहले हेडलाइंस। एनएससी में तकनीकी दिक्कत की वजह से 3 घंटे तक रुकी रही ट्रेडिंग। एनएससी बोली आज का कोई भी ट्रेड नहीं होगा रद्द, सेबी ने मांगी रिपोर्ट। एनएससी में गड़बड़ी से बेफिक्र बाजार पहुंचा नए शिखर पर। बैंक शेयरों के दम पर सेंसेक्स 350 पॉइंट चढ़ा। निफ्टी भी पहुंचा 9,800 के करीब। किसानों की खराब हालत के लिए प्रधानमंत्री ने राज्यों पर फोड़ा ठीकरा। कहा कृषि सुधार पर ध्यान दे राज्य, सॉइल हेल्थ कार्ड और फसल बीमा पर दिया जोर। घरेलू शुगर इंडस्ट्री को सरकार की मीठी राहत। चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी 40% से बढ़ाकर 50% हुई। घरेलू बाजार में भाव गिरने से किसानों को नुकसान की थी आशंका। जीएसटी के विरोध में पूरे गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री लामबंद। सूरत के बाद अहमदाबाद के कपड़ा व्यापारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। कॉस्ट कटिंग का एयर इंडिया का अनोखा फॉर्मूला। घरेलू इकोनॉमी क्लास में बंद किया नॉनवेज खाना। लोगों ने फैसले पर जताई हैरानी। आप वेज तो दे ही रहे हो, नॉनवेज से कितना ही फर्क पड़े, कितना लॉस रिकवर हो जाएगा। वेजिटेरियन वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों का भी सोचना चाहिए। एयर इंडिया के अंदर ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वेज नॉन वेज से इससे ज़्यादा कोई वो नहीं है, इसमें लॉस ही रहेगा। अब बच गया डेटा, अगले महीने भी कीजिए इस्तेमाल। एयरटेल ने पोस्टपेड ग्राहकों को दिया तोहफा, 200 जीबी तक डेटा कर सकेंगे कैरी फॉरवर्ड। लेकिन आज बुलेटिन में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, एनएससी पर तकनीकी गड़बड़ी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी पर आज अफरा तफरी का माहौल हुआ। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से एनएससी पर 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक ट्रेडिंग नहीं हो पाई। गड़बड़ी की शुरुआत प्री ओपनिंग सत्र से हुई, जब क्रैश में भाव अपडेट नहीं हो रहे थे। एनएससी के इतिहास में पहली बार इतनी गड़बड़ी हुई है। एनएससी ने साफ किया कि आज का कोई ट्रेड रद्द नहीं किया जाएगा। एनएससी में हुए इस गड़बड़ी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, आज आखिर हुआ क्या? इतनी अफरा तफरी, 3 घंटे तक कारोबार का रुकना, वजह क्या थी? देखिए, आज सुबह जब 9:15 पर बाजार खुले तो एनएससी में वायदा कारोबार तो एकदम परफेक्ट नॉर्मल तरीके से हो रहा था, लेकिन कैश मार्केट के जो सौदे थे वो हो नहीं पा रहे थे। और पहले सुबह सुबह बड़ा अफरा तफरी का माहौल रहा कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद 9:55 पर एनएससी ने यह निर्णय लिया कि जो वायदा कारोबार में सौदे हो रहे हैं उसे भी रोक दिया जाए। तो 9:15 से 9:55 के बीच में 40 मिनट तक वायदा कारोबार के ट्रेड हुए, लेकिन कैश मार्केट के ट्रेड नहीं हुए। एनएससी का ये कहना था कि हम देख रहे हैं क्या तकनीकी दिक्कतें हैं और फिर से हम इसे शुरू करने की कोशिश करेंगे। फिर बातें आई कि 10:30 बजे के आसपास, 11:15 बजे के आसपास फिर से हम ट्रेडिंग शुरू करेंगे। 10:30 बजे प्री ओपनिंग सेशन के द्वारा ट्रेडिंग शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके बाद 11:15 बजे के आसपास फिर से ट्रेडिंग करने की कोशिश की गई, वो नहीं हो पाया। फाइनली 12:15 बजे प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत हुई। 12:15 से 12:22 तक प्री ओपनिंग सेशन चला। 12:15 से 12:29 तक ये छूट दी गई कि वायदा कारोबार में अगर आपके कोई ट्रेड है तो उसमें आप ट्रेड्स कैंसिल करना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें, ऑर्डर्स मॉडिफाई करना चाहें तो वो कर लें। फाइनली 12:30 बजे के बाद एनएससी पर फिर से कामकाज शुरू हुआ। तो ये कह सकते हैं कि कैश मार्केट के में 9:15 से 12:30 बजे तक 3.25 घंटे कोई कामकाज नहीं हुआ। वायदा कारोबार में 9:55 से या यूं कहें कि 10 बजे से 12:30 बजे तक कामकाज नहीं हुआ। उसके बाद कामकाज होना शुरू हुआ। फिर भी कैश मार्केट में काफ़ी कुछ दिक्कतें थोड़ी थोड़ी आती रही, सौदे धीमे थे, वायदा कारोबार ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फाइनली बड़ी अफरा तफरी का माहौल था। लोगों को ये पता नहीं कि सुबह जो ट्रेड हो गए उनका क्या होगा, जो ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े उनका क्या होगा। फाइनली 3:15 बजे के आसपास एनएससी की तरफ से जो बयान आए उसमें यह कहा गया कि जो कोई भी ट्रेड्स आज हो चुके हैं वो कैंसिल नहीं होंगे, और आखिरी 15 मिनट में एक क्लैरिटी आई, लेकिन पूरे दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा। नहीं, ठीक है अनिल जी, लेकिन आज एनएससी में जो टेक्निकल ग्लिच रहा उसकी वजह से जो निवेशकों के गलत ट्रेड हुए, उनके नुकसान की भरपाई अब कौन करेगा? ये बड़ा सवाल है कि छोटे इन्वेस्टर्स के नुकसान की भरपाई कौन करेगा, क्योंकि जो ट्रेड्स उन्होंने किए हैं उन्हें ये पता नहीं कि हम ये ट्रेड कर रहे हैं, ये ट्रेड हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, ऑर्डर्स कैंसिल भी हुए या नहीं हुए।
उसके अलावा एनएससी की तरफ से कहीं कोई कम्युनिकेशन नहीं कि जब आप 2 बार ट्रेडिंग फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ट्रेड्स आप पुराने ऑर्डर्स कैंसिल हैं नहीं हैं, पुराने ट्रेड्स माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे, और पूरी तरह से ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स अंधेरे में हैं। और उसके बीच जब वित्त मंत्रालय ये कहता है कि अगर छोटे निवेशकों को कोई नुकसान हुआ तो उनकी भरपाई की जाएगी, तो निवेशक तो यही समझेंगे कि जो कुछ भी लॉस हुआ उसकी भरपाई होगी। लेकिन अभी भी एक्सचेंज सामने आकर ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम छोटे इन्वेस्टर्स की भरपाई करेंगे। और लोग साफ तौर पर कह रहे हैं एनएससी ने डिजास्टर रिकवरी के लिए इंश्योरेंस लिया हुआ है, जाहिर सी बात है कि वो इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। इन्वेस्टर से वो हर ट्रेड पर पैसा लेते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के लिए, ताकि इस तरह की कभी भी कोई दिक्कतें हों तो उससे भरपाई कर सके। तो सीएनबीसी आवाज पर हम ये मुहिम लगातार उठा रहे हैं कि एनएससी को, सेबी को एज ए रेगुलेटर, वित्त मंत्रालय, सरकार को ये देखना चाहिए कि छोटे इन्वेस्टर्स को अगर आज कोई नुकसान हुआ तो एक तय लिमिट में कि अगले 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में वो अपने क्लेम्स एक्सचेंज के पास रखें, एक्सचेंज देखें, अगर उन्हें वाकई में नुकसान हुआ है तो अपने जो फंड्स हैं, जो कुछ भी वो लगातार पैसा इकट्ठा कर रहे हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, उनमें से इसकी भरपाई करें। क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ मुनाफे के लिए एक्सचेंज चलाना ये ठीक बात नहीं है। अगर आपकी सर्विसेज की वजह से किसी ट्रेडर को, किसी इन्वेस्टर को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई एक्सचेंज को करनी चाहिए, और ये सब इन्वेस्टर मांग कर रहे हैं और एक्सचेंज को इस पर सोचना चाहिए। बड़ा सवाल इसमें यह है कि जिन लोगों को मुनाफा होगा उनका क्या? डेफिनेटली ये तो हो गई, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं और एक्सचेंज आजकल बिजनेस के तौर पर ही चलते हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई चैरिटी कर रहे हैं। तो जब आप मुनाफा कमाते हैं पूरा आपका जाता है, लेकिन अगर आपके कस्टमर यानी कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर अगर नुकसान करते हैं तो जाहिर सी बात है कि एनएससी को उसकी भरपाई करनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर तकनीकी गड़बड़ी पर सरकार भी गंभीर हो गई है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में मार्केट रेगुलेटर सेबी और एनएससी से रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सेबी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को दे दी है। सेबी ने कहा है कि तकनीकी ग्लिच के चलते दिक्कत हुई है। इधर सेबी ने गड़बड़ी पर एनएससी से पूरी जानकारी देने के लिए भी कहा है। हालांकि इस मामले में सेबी की रिपोर्ट भी आई है, उसमें एनएससी में किसी भी साइबर अटैक की आशंका को खारिज किया गया है। इधर आशीष सी मेहता की एमडी दीना मेहता का कहना है कि एनएससी को निवेशकों और ब्रोकर्स के साथ तालमेल बिठाना चाहिए था। सिस्टम जिसको हम नेटवर्क बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, ये सब बातों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई सॉफ्टवेयर की दिक्कत हुई है और ये सिर्फ हमको एक्सचेंज बता सकता है। और हमने ये सही कहा कि एक्सचेंज को अपने बाकी के स्टेक होल्डर्स यानी ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स, इनके साथ इनको लगातार संपर्क बनाए रखना चाहिए। एक तो डिजास्टर रिकवरी रहता है कि एक तरफ का अगर नहीं चला आपका सर्किट तो दूसरी तरफ से चलाइए नेटवर्क। बहुत सारे इनके रिडंडेंसी बिल्ट इन रहते हैं, वो क्यों नहीं टेक ओवर हुआ। दूसरा, कम्युनिकेशन में बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो आप लोग बताई जा रहे थे कि एनएससी अपडेट नहीं हो रहा है, हमारे सब व्हाट्सएप पे चल रहा था कि एनएससी नहीं हो रहा, एनएससी पे मत लीजिए कोई भी सौदा, और 40 मिनट लग गए सस्पेंड करने को ट्रेडिंग में। हालांकि एनएससी में गड़बड़ी के बावजूद आज शेयर बाजार में शानदार तेजी नजर आई और ये नए शिखर पर पहुंचा। निफ्टी आज 9,782 की नई ऊंचाई पर आ गया है और सेंसेक्स में 31,768 का नया शिखर छू लिया। सरकारी बैंक, आईटी, फार्मा, मेटल जैसे सेक्टर्स में आज जोरदार खरीदारी नजर आई। कारोबार के आखिर में बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स में 355 और निफ्टी में 105 पॉइंट की बढ़त रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की हालत सुधारने के लिए राज्यों को कदम उठाने के लिए कहा है। राज्यों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए अहम बैठक किसानों के साथ की गई और मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में 30 राज्यों के मुख्य सचिव शामिल हुए। इस बैठक में पीएम ने ग्रोथ बढ़ाने और गरीबी हटाने के तौर तरीकों पर बातचीत की, साथ ही कारोबार आसान करने पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में गड़बड़ी रोकने के लिए आधार का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी बात हुई। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि वो खेती पर जोर दें। कृषि राज्यों का विषय है, इसलिए उन्हें कदम उठाने चाहिए। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत से एक्सक्लूसिव बातचीत की सीएनबीसी आवाज के ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने। पहली बात तो ये है कि जैसे हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव रैंकिंग शुरू की,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हुई, अब हम हेल्थ पे कर रहे हैं, एजुकेशन पे कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, हम कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स कर रहे हैं, कई चीज़ों में। तो प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि इसको आगे ले जाइए, आप लोग डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग कीजिए, हर स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग करे। जब डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग करेगा तो जो स्टेट पीछे है एजुकेशन में, हेल्थ में, इन्फेंट मोर्टेलिटी में, मैटरनल मोर्टेलिटी में, वो सब इम्प्रूवमेंट आएगा। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को आगे ले जाने के लिए उन्होंने बहुत दिन भर चली बैठक में राज्य के मुख्य सचिवों की तरफ से कई सारी बातें रखी गई। तो आपको क्या लगता है राज्यों में एक कॉमन 3 से 4 चुनौतियां क्या है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में हम ई-नाम को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करें। हम देखें कि फार्मर्स को सीड और फर्टिलाइजर ठीक टाइम पर मिले, उनको एक्चुअल रिटर्न्स मिले। अभी मिडिलमैन से भरा हुआ है ये क्षेत्र। एक बार आप इसको डिजिटाइज कर दीजिएगा, पूरे हिंदुस्तान में सारी मंडियां डिजिटाइज हो जाएंगी, तो उनको रियल प्राइस मिलने लगेगा। ये तो स्टेट ही कर पाएगा। APMC एक्ट का अमेंडमेंट तो स्टेट्स ही कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम्स हैं सारे स्टेट्स के हाथ में हैं। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, आपको टिम्बर ट्री के कटिंग की इश्यूज हैं, कई इश्यूज हैं, ये सारे स्टेट्स के हाथ में है। तो ये बताया गया कि भाई स्टेट्स को बड़े प्रोग्रेसिव चीज़ें कार्रवाई करने की ज़रूरत है इस समय, और बड़ा उसमें बड़ी अच्छी चर्चा हुई। और यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद GST ने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का कैसे खराब किया है खेल, देखेंगे आज। GST से महंगाई नहीं बढ़ेगी, सरकार का ये वादा गलत साबित हो सकता है। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में 53% लोगों ने इस बात से इनकार किया है कि GST लागू होने के बाद किचन बजट में कोई कमी आई है। ये भी पता चला है कि 31% रिटेलर MRP पर GST ले रहे हैं। सर्वे में और क्या सामने आया, ये जानने के लिए सीधे बात करेंगे अपनी सहयोगी दीपाली नंदा से। तो दीपाली, ये बताइए कि ये सर्वे क्या कहता है, GST के बाद महंगाई घटी है, बढ़ी है, क्या हुआ? देखिए, GST लागू होने से पहले सरकार लगातार ये दावा कर रही थी कि जब GST लागू हो जाएगा तब खाने पीने की वस्तुओं के जो कीमतें हैं वो घट जाएंगी। अब 10 दिन हो गए हैं GST लागू हुए और लोकल सर्कल के सर्वे में कुछ और ही खुलासे हुए हैं। सिर्फ 9% लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि पहले GST से पहले का जो माहौल था तब से लेकर अब तक महंगाई घटी है, लेकिन 22% लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि GST लागू होने के बाद जो किचन का सामान है उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। इसके अलावा 31% लोग ऐसे जिनका ये कहना है कि जिस तरह का माहौल, जिस तरह की महंगाई GST से पहले थी, उसी तरह की स्थिति अभी GST के बाद भी देखने को मिल रही है। अगर 22% और 31% के आंकड़े को मिला दिया जाए तो कुल 53% लोगों का ये मानना है कि GST के बाद महंगाई घटी नहीं है, जबकि 38% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनका ये मानना है कि अभी उन्हें थोड़ा वक्त और चाहिए पूरी स्थिति को समझने के लिए। दीपाली, तो और क्या बड़ी बातें इस सर्वे में निकल कर आई हैं? लोकल सर्कल के जो सर्वे में बड़े खुलासे हुए हैं वो ये कि जो पैक्ड सामान है GST लागू होने के बाद पैक्ड सामानों की किल्लत देखने को मिल रही है। 22% लोगों ने ऐसा माना है। साथ ही साथ अगर हम दवाइयों की बात करें जो आपकी और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, रोज़मर्रा की ज़रूरत है, उनकी भी किल्लत अब बाज़ार में होने लग गई है। 14% लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। और साथ ही साथ जो सर्विसेज हैं, कई सेक्टर में ऐसी सर्विसेज हैं जहाँ जो पहले टैक्स लगता था उसके कंपैरिजन में देखें तो GST के बाद उनमें टैक्स स्लैब बढ़ गया है। ऐसे में 23% लोगों का ये मानना है कि उन्हें सर्विसेज मिलने में दिक्कत हो रही है और 31% लोग अभी भी ये मान रहे हैं कि जो रिटेलर्स हैं, दुकानदार हैं, वो MRP से ज़्यादा कीमत कंज्यूमर से वसूल रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन इस सर्वे में 31% लोगों ने माना है कि MRP के ऊपर अलग से GST उनसे वसूला जा रहा है, जो कि उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है। शुक्रिया दीपाली इस पूरी जानकारी के लिए। इधर टेक्सटाइल कारोबारियों की तरफ से GST का विरोध अब और तेज हो गया है। गुजरात में कपड़ा कारोबारी पिछले कई दिनों से इसका विरोध कर रहे हैं। सूरत का कपड़ा मार्केट पिछले 1 हफ्ते से बंद है। आज से अहमदाबाद के कपड़ा कारोबारी भी अनिश्चितकाल के बंद पर चले गए हैं। ये कपड़ा कारोबारी मांग कर रहे हैं कि GST को यार्न के स्तर पर ही लगा दिया जाए, ना कि कारोबार के अलग अलग हिस्सों पर टैक्स लगाया जाए। इन लोगों का यह भी कहना है कि अभी बहुत से छोटे कारोबारी GST के नए सिस्टम के लिए तैयार नहीं है और तैयारी के लिए कम से कम 2 महीने का और वक्त चाहिए। वैसे इन कारोबारियों ने सरकार से 2 साल की मोहलत मांगी है।
इधर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट या लाभ दिया तो जीएसटी चुकाना होगा। वित्त मंत्रालय के एक ट्वीट में कहा गया है कि अपने कर्मचारियों को सालाना 50,000 तक के गिफ्ट या लाभ देने पर कंपनियों को जीएसटी नहीं चुकाना होगा। अगर जीएसटी में फ्री हाउसिंग की सुविधा है तो उस पर भी ये लागू होगा। कंपनी ने अगर अपने कर्मचारी को किसी क्लब या जिम की मेंबरशिप दी है तो इस खर्च पर उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये भी साफ किया गया है कि कर्मचारी जो सेवा नौकरी में दे रहे हैं वो जीएसटी के तहत नहीं आती है। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पहले ये माँ बाप कहते थे, अब सरकार भी कह रही है। जीएसटी लागू होने के बाद खेलने कूदने के सामान महंगे हो गए, कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि अब खेलना कोई खेल नहीं रह गया है। ओलंपिक में अक्सर एक मेडल के लिए तरसने वाले देश के बच्चों को खेलने के लिए अब अपने मम्मी पापा से ज्यादा पैसे मांगने होंगे। खेलने के जिस सामान पर पहले 0 से 5% तक टैक्स लगता था, उस पर अब 12 से 28% जीएसटी लग रहा है। डीलर के पास 15%, 10%, 12% का मार्जिन आता है और उसमें अगर आप देखिए उससे बोला जाए कि आप 23% का डिफरेंस दे दो तो मेरे हिसाब से वाजिब भी नहीं और मुमकिन भी नहीं है। तो इसलिए कंपनियां जो गवर्नमेंट ने छूट दी है उसको प्राइस बढ़ाएंगी। महंगाई की ये मार कितनी पड़ी है, इसे समझाने के लिए हम आपको उत्तर प्रदेश का गणित दिखाते हैं। गोरक्षा के हल्ले में महंगे लेदर की मार झेल रही क्रिकेट बॉल पर यूपी में 0% टैक्स लगता था, अब ये टैक्स 12% है। यानी जो बॉल 600 रुपए में मिलती थी अब वो 672 रुपए में मिल रही है। क्रिकेट किट पर 14.5% टैक्स लगता था, अब जीएसटी 28% है, इसलिए 6,000 की क्रिकेट किट अब 6,810 रुपए में मिल रही है। स्विमिंग सूट पर पहले 5% टैक्स लगता था, लेकिन जीएसटी 28% है, लिहाजा 1100 का स्विमिंग सूट अब 1,353 रुपए में मिल रहा है। इतना ही नहीं, सरकार जिस योगा को प्रमोट कर रही है उसके लिए योगा मैट पर अब 12 के बजाय 28% टैक्स लग रहा है। तो 1,000 रुपए में मिलने वाला मैट अब 1,160 रुपए में मिल रहा है। भारतीय खेलों की जगह आजकल कंप्यूटर्स और आईपैड्स ने ले ली है। ऐसे में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के दामों में जीएसटी के बाद जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है उसको देख के लगता है कि भारतीय खेल जो पहले से बैकफुट पर था उस पर बुरा असर हो सकता है। अर्णव वसावड़ा, दिल्ली। और एयर इंडिया ने नॉनवेज खाना बंद किया तो विस्तारा ने दिया नया विज्ञापन, देखिए इस ब्रेक के बाद। एयर इंडिया के घरेलू उड़ानों में इकोनॉमी क्लास में अब सिर्फ वेज खाना परोसा जाएगा। ऐसा बजट में कटौती के लिए किया गया है। उम्मीद है कि इससे एयर इंडिया हर साल करीब 8 करोड़ रुपए की बचत करेगा। हालांकि एग्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में नॉनवेज खाना परोसना जारी रहेगा। आपको बता दें कि एयर इंडिया लगातार घाटे में चल रही है, लिहाजा सरकार इसे बेचने की कोशिश में जुटी है, लेकिन इसके लिए खरीदार ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एयर इंडिया का कहना है कि खाने की बर्बादी रोकने के लिए इकोनॉमी क्लास में नॉनवेज खाना बंद किया गया है। There's nothing like irrevocable decisions. It's always, you can look into see, you are in a service industry, you go by what is required, what is demanded, and accordingly you will take a call on that. Since presently there's so much of wastage being done, you're not taking the decision just like that. It's based on the parameters, based on the wastage, based on the last few months, the wastage is based on that. इधर एयर इंडिया के फैसले पर लोग हैरानी जता रहे हैं। उनका कहना है कि खाना बंद कर एयर इंडिया कितना पैसा बचवा लेगी, उसे कॉस्ट कटिंग के दूसरे उपायों के बारे में सोचना चाहिए। एयर इंडिया का ये स्टेप बिल्कुल ही मीन्स सही नहीं है, बिकॉज नॉनवेज बंद करना कोई भी सही वो नहीं है। आप वेज तो दे ही रहे हो, नॉनवेज से कितना ही फर्क पड़े, कितना लॉस रिकवर हो जाएगा। ये फूड तो अपना सबका अपना अपना स्वाद है और अपना मतलब विशेषाधिकार है। मेरे ख्याल से इसमें बैन लगाना उचित नहीं है। मेरे हिसाब से अगर एयर इंडिया आपको नॉनवेज हटा के, और वो भी शॉर्ट हॉप पे है, नॉट ऑन द लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स पे, तो ठीक है, दे आर ट्राइंग टू अपनी प्रॉफिटाइज अपना, दे हैव टू लुक एट देयर प्रॉफिटेबिलिटी आल्सो। नहीं करना चाहिए बाकी लोगों के हिसाब से। वेजिटेरियन वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों का भी सोचना चाहिए। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के इकोनॉमी क्लास में नॉनवेज खाना बंद करने का फरमान सुनाया तो विस्तारा ने आनन फानन में एक विज्ञापन निकाल दिया। इस विज्ञापन में विस्तारा ने यात्रियों को नॉनवेज और वेज खाने के बीच चुनाव का विकल्प दिया है। एयरलाइंस ने कहा है कि हम चुनाव आप पर छोड़ते हैं। इस विज्ञापन में एयर इंडिया का कोई जिक्र तो नहीं है, लेकिन विज्ञापन की टाइमिंग ऐसी है कि बरबस एयर इंडिया नॉनवेज बैन की याद आ जाती है।
एयरटेल के पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर। ये उपभोक्ता अब 1 महीने में बच गया डेटा अगले महीने इस्तेमाल कर पाएंगे। उपभोक्ता 200 GB तक डेटा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एयरटेल ने प्रोजेक्ट नेक्स्ट लॉन्च करने का भी ऐलान किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी अपने उपभोक्ताओं को एक नया डिजिटल अनुभव देने के लिए आने वाले 3 सालों में 2000 करोड़ का निवेश करेगी। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में कंपनी अपने 2500 स्टोर्स को नेक्स्ट जनरेशन एयरटेल स्टोर्स में बदलने जा रही है। इसमें से 2 स्टोर गुरुग्राम में शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही कंपनी ने नए एयरटेल ऐप को लॉन्च किया है। अब इस ऐप के जरिए प्लान में रियल टाइम बदलाव किए जा सकते हैं। आज कंपनी ने एयरटेल सिक्योर भी लॉन्च किया, जिससे 2 साल तक पुराने स्मार्टफोन्स को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सुरक्षा दी जाएगी। अगर आप भी शॉपिंग के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। अमेजॉन प्राइम डे की पहली मेगा सेल शुरू हो गई और ये 30 घंटे तक चलेगी। इस दौरान कई खास डील्स भी आपको मिलेंगी। भारत के अलावा इस सेल का आयोजन 12 अन्य देशों में भी किया जा रहा है। इस सेल में कई प्रोडक्ट पर बड़ी छूट मिल रही है। इसके अलावा कई स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और अन्य आइटम 11 जुलाई को सस्ते में उपलब्ध होंगे। कस्टमर्स इस प्राइम डे सेल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम लोग 30 से ज़्यादा टॉप ब्रांड्स अपने नए प्रोडक्ट्स और अपने नए प्रोडक्ट लाइंस प्राइम डे को लॉन्च कर रहे हैं। इसमें सारे मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर लाइक ऑनर, इसमें टीवी लाइक सैनियो, इसमें फैशन ब्रांड्स लाइक रॉकी, गैप एट्सेट्रा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अमेजॉन इंडिया के खुद के एक्सपेक्टेशन क्या है इस प्राइम डे सेल से? जिस तरह से इंडियन कस्टमर्स ने इस प्रोग्राम को अडॉप्ट किया है, हम लोग इससे बहुत खुश हैं। नॉट जस्ट अडॉप्शन, इनकी एंगेजमेंट इस प्रोग्राम में बहुत ही अच्छी रही है, चाहे वो शॉपिंग कर रहे हों या वो वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हों। तो हम चाहते हैं कि यही ट्रेंड्स कंटिन्यू करें। ये क्या एनुअल फीचर रहेगा अब आगे जाते भी अमेजॉन इंडिया के लिए? हम चाहते हैं कि एनुअल इवेंट रहे, तो देखिए क्या करते हैं। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।